बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा 19 जून। और 19 जून का दिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए एक ऐसा सोगवार दिन है जिसमें 19 जून 1992 को जो रियासती इदारों की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया गया था, वो ऑपरेशन वक्फे वक्फे के साथ ताहाल जारी है। और इस ऑपरेशन में जिसमें 15,000 से ज़ायद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुबैना तौर पर कारकुन शहीद किए जा चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में ऐसे कारकुनान भी हैं जो लापता हैं, जिन्हें मिसिंग पर्सन्स कहा जाता है, जिनकी तादाद तकरीबन 700 के लगभग बताई जाती है। और ये ऑपरेशन जो 19 जून 1992 को शुरू किया गया था और वक्फे वक्फे के साथ जारी है। कभी इस ऑपरेशन में तेज़ी आ जाती है और कभी इस ऑपरेशन को स्लो कर दिया जाता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में होने के बावजूद भी इस ऑपरेशन से मुतासिर रही है। 1997 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 हुकूमत में शामिल थी, लेकिन उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी जारी था। इसी तरह से 2003 के बाद इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में शामिल थी और उनके ख़िलाफ़ भी उस वक्त भी ऑपरेशन जारी था। मैंने कहा ना कि कभी इस ऑपरेशन में तेज़ी आ जाती है और कभी इस ऑपरेशन को स्लो कर दिया जाता है, कुछ लोगों को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन ऑपरेशन का तसलसल अब भी जारी है। और इस ऑपरेशन में जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ किया गया, कहा यह जाता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक ऐसा धड़ा जिसको बागी करार देकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से निकाल दिया गया था, उनका उस ऑपरेशन में भरपूर ताउन रहा रियासती इदारों के साथ। और उस ऑपरेशन में न सिर्फ लोग मारे भी गए, बल्कि सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अराकीन भी उस वक्त अगवा किए गए थे और उन अगवा शुदा अराकीन असम्बली पर फिर हुकूमत भी तश्कील दी गई थी। तो ये सिलसिला जो है अभी तक जारी है और हर साल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान, ख्वाह हालात कुछ भी हों, अपने 19 जून के बाद से जो शोहदा हैं उनकी याद में 19 जून को कुरान खानी भी की जाती है, फातह खानी भी की जाती है। 22 अगस्त 2016 से कबल तक तो इस हवाले से बड़ी पुरवकार तकारीब हुआ करती थी, लेकिन बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ जब 22 अगस्त 2016 को एक मामूली सी मुतनाज़ा तकरीर के बाद उन पर जब पाबंदी आयद की गई, तो वो जो बड़ी तकारीब थी वो तो मुनक्कद नहीं हो सकी, लेकिन उस वक्त से भी आज तक छोटी छोटी तकारीब ज़रूर मुनक्कद होती हैं, ख्वाह वो कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर ख़ास हो, सखर हो या कोई भी मुल्क के किसी भी इलाके में जहाँ भी कारकुन मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, वो तकारीब को ज़रूर मुनक्कद करते हैं। और 19 जून के बाद से जो लोग शहीद हुए हैं या जो लोग मिसिंग पर्सन्स हैं, शहीदों के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाती है और जो मिसिंग हैं उन लोगों की बाजियाबी के लिए हुकूमत वक्त से मुतालबा किया जाता है और क़यादत की जानिब से न सिर्फ मुतालबात किए जाते हैं बल्कि अवाम की जानिब से उनके लिए दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला उनको बाजियाब करे। और हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि उन्हें फिल फौर रिहा किया जाए। तकरीबन बताया जाता है कि 600 से 700 ऐसे कारकुनान हैं जो ताहाल लापता हैं और इन लापता अफराद के लिए मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात भी हैं और हर आने वाले हुक्मरान से अपील की जाती है कि इन लोगों को रिहा किया जाए। न सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान को, बल्कि हिंदी हो, पंजाबी हो, पख्तून हो, जो भी मिसिंग पर्सन्स हैं उन सब के लिए मुतालबा किया जाता है और तमाम लोगों के हकूक़ की बात की जाती है। तो 19 जून गुज़िश्ता रोज़ भी
मुल्क भर में छोटी छोटी तकारीब मुनक्कद की गई और ख़ास तौर पर राब्ता कमेटी जो है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी जो लंदन में इस वक्त अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, उनकी जानिब से एक मुज़ाकरा था और उसमें राब्ता कमेटी के अरकान ने हमारी आने वाली नई नस्ल को बताने के लिए और उनको समझाने के लिए और माजी के हवाले से उनको अवेयरनेस देने के लिए एक तवील जो थी बहस की थी सोशल मीडिया पर, और नौजवानों को ये बताया गया कि किस तरह से 9 जून का जो ऑपरेशन था उसका किस तरह से जवाब बनाया गया था और फिर किस तरह से जिनापुर का नक्शा मुबैना तौर पर सामने लाया गया था। उस वक्त के जो मास्टर माइंडेड थे ब्रिगेडियर इम्तियाज और मिडनाइट जेकाल्स मेजर आमिर, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 1988 हुकूमत का भी खात्मा करने में बड़ा किरदार अदा किया था, तो इन लोगों ने उस वक्त जिनापुर का नक्शा भी सामने लेकर आए थे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर और पूरी महाजिर कौम पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि वो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़कर जिनापुर बनाना चाहते हैं। फिर वक्त ने साबित किया और यही मिडनाइट जेकाल्स के जो मास्टर माइंडेड थे ब्रिगेडियर इम्तियाज और बिल्ला और मेजर आमिर, इन्होंने टीवी चैनल्स पर बैठकर, जब वक्त गुजर गया तो टीवी चैनल्स पर बैठकर इन्होंने इन इल्जामात की न सिर्फ तरदीद की थी बल्कि उन्होंने कहा था कि हम बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब को खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी भारी मिकदार में पैसा भी लेकर गए थे, लेकिन हम उन्हें खरीद नहीं सके थे। ये आज भी टीवी चैनल्स पर रिकॉर्ड मौजूद है और ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला भी हयात हैं, मेजर आमिर भी हयात हैं, वो बार बार इसकी तरदीद करते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ 19 जून 1992 को शुरू होने वाला ऑपरेशन ताहाल जारी है और उस ऑपरेशन को अभी तक बंद नहीं किया गया है। तो हर साल की तरह इस मरतबा भी पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ गलियों में, कूचों में, घरों पर जो है इस तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी छोटी मोटी फुटेज आप देखेंगे। और चंद मंचलों ने इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में, शहर के इलाकों में चॉकिंग भी की है। और फिर मैंने बताया ना कि राब्ता कमेटी ने बहुत सी ऐसे राज इंकशाफ किए हैं। गुज़श्ता रोज जो उनका मुज़ाकरा था आपस में, जो वो गुफ्तगू कर रहे थे और वो तमाम कारकुनान भी सुन रहे थे जो इस वक्त वो वीडियो देख रहे थे, तो बहुत से ऐसे राज इंकशाफ किए हैं जिनके मुतालिक कारकुनान को के इल्म में नहीं था। नाज़रीन, फिर एक और मैं आपको बताता चलूं कि कराची में पाबंदी के बावजूद, अगरचा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के परचम लगाने पर भी पाबंदी है, बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन की तस्वीर आवेजा करने पर भी पाबंदी है और उनके मुतालिक गुफ्तगू करने पर भी पाबंदी है, लेकिन कराची में गार्डन के इलाके में जब एक तकरीब थी, एक छोटी सी तकरीब थी जिसमें 10 से 15 हजार लोग मौजूद थे, एक शख्स के नारे पर पूरा पंडाल गूंज उठा था और बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन के नारों से पूरा गार्डन ईस्ट और गार्डन वेस्ट लरज रहा था। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन के लिए नारे लगाने वाले ये 20 से 22 साल की उम्र के वो लोग हैं, ये 18 साल के वो नौजवान लड़के हैं, ये 25 साल के वो नौजवान लड़के हैं जिन्होंने कभी अल्ताफ हुसैन को देखा भी नहीं है, कभी अल्ताफ हुसैन से मिले भी नहीं हैं और गुज़श्ता कई सालों से उनकी तकारीर और तहरीर पर पाबंदी है। उन्होंने इनको कभी बराह रास्त सुना भी नहीं है, लेकिन बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन के जो मैसेजेस हैं, जो उनके पैगामात हैं, वो मुसलसल इन तक पहुंच रहे हैं और इनके दिलों में आज भी अल्ताफ हुसैन जिंदा है और अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत इनके दिलों में आज भी मौजूद है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। नाज़रीन, अब मैं आखिर में जिक्र करूंगा सिंध में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल के हवाले से। तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सिंध में अमन कायम करने के लिए 24 जून को सक्खर डिवीजन का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मुल्क का सदर जो है वो
चंद अजला में अमन व अमान कायम करने के लिए किसी जगह पर इजलास करने जा रहा है और वो है आसिफ अली जरदारी। चूंकि गुज़श्ता कई माह से सखर डिवीज़न और लाड़काना के कुछ अजला डाकुओं की जद में हैं और वहां डाकू राज है, और उस डाकू राज को ख़त्म करने में हमारी सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। अगरचा आईजी सिंध ने इन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब की क़यादत में होने वाले एक इजलास में चंद तजावीज़ पेश की थी, और उन तजावीज़ में चंद लोगों की गिरफ्तारी के मुतालिक आईजी साहब ने फरमाया था कि अगर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए तो सिंध में इन अजला में अमन व अमान कायम हो सकता है। अब जिन लोगों की गिरफ्तारी के लिए आईजी सिंध ने जस्टिस अकील अब्बासी साहब को तजवीज़ पेश की थी, वो तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ अरकान असम्बली हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं। नाज़रीन, आपको यह भी बताता चलूं कि उस इजलास में कोर कमांडर साहब के नुमाइंदे भी मौजूद थे और डीजी रेंजर्स अज खुद मौजूद थे। तो जस्टिस अकील अब्बासी साहब को कहा गया था कि अगर इन लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए तो फौरी तौर पर सिंध में अमन कायम हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत किसी भी सूरत उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनके चंद लोग मुंतखब नुमाइंदे हैं और चंद लोग मुंतखब नहीं हैं, तो पीपल्स पार्टी के ओहदेदार जरूर बताए जाते हैं। अब इस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इजलास मुनक्किद किया है 24 जून को, जिसकी वो खुद सदारत करने जा रहे हैं। उस इजलास में डीजी रेंजर्स भी होंगे और मुबैना तौर पर कहा जाता है कि कोर कमांडर सिंध भी उसमें मौजूद होंगे, चीफ मिनिस्टर भी होंगे, वज़रा भी होंगे, अरकान और दूसरे फोर्सेस के लोग भी होंगे। तो अब इजलास में क्या फैसला होता है, क्या आसिफ अली जरदारी इन लोगों की गिरफ्तारी को मुमकिन बनाएंगे या इन लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी सिंध के इन अजला में अमन व अमान की बहाली के लिए। अब सूरत हाल इस वक्त सियासी ये इस हद तक पहुंच चुकी है कि 6 अजला जो सिंध के मुतासिर हैं, जहां डाकू राज कहा जाता है, उन अजला में अमन व अमान कायम करने के लिए अब सदर मुमलिकत को अमन की भीख मांगना पड़ेगी अपने उन अरकान असम्बली से या उन लोगों से जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुबैना तौर पर, जिनकी वजह से जिनको अगर हुक्म दिया गया तो इन इलाकों में अमन कायम हो सकता है। तो अब सिंध में अमन व अमान का जो मसला है वो इन लोगों की वजह से अब इनकी वजह से जो है वो बदअमनी है, और अब खैरात मांगी जाएगी इन लोगों से इन अजला में अमन कायम करने के लिए। तो अब एक तरफ तो सूरत हाल ये है, दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जो 24 जून को इजलास मुनक्कद होने जा रहा है सखर में, जिसमें सब लोग शिरकत करेंगे, उस इजलास के बाद वजीर आला सिंध की भी तब्दीली के इम्कानात हैं। और इससे कबल 2 बड़ी अहम खबर नाज़रीन आपको बताता चलूं कि आईजी सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब ने 2 माह की छुट्टी अप्लाई की है, और उनका कहना है कि मुझे 1 जुलाई से 2 माह की छुट्टी पर भेज दिया जाए। अब वो जो आईजी सिंध हैं, उन्होंने 2 माह की छुट्टी इसलिए मांगी है कि अगर मुराद अली शाह साहब इस 2 माह के दौरान वजीर आला रहते हैं तो फिर वो कंटिन्यू आईजी रहेंगे। जाहिर है, कहा जाता है कि वो उन्हीं के खास आदमी हैं और उन्हीं की वजह से वो आईजी सिंध बनाए गए हैं। तो अगर मुराद अली शाह साहब वजीर आला नहीं रहते तो फिर वो मुकम्मल तौर पर छुट्टी पर चले जाएंगे। उस तरह से फिर सिंध में नया आईजी तलाश किया जाएगा। एक तो अहम खबर यह है। दूसरी अहम खबर यह है कि जितनी भी सिंध में चाइनीज कंपनियां काम कर रही हैं या जितनी भी चाइनीज लोग सिंध में मौजूद हैं, उन्होंने सिंध पुलिस की सिक्योरिटी पर अपना अदम एतमाद जाहिर कर दिया है और सिंध हुकूमत को
کو کہہ دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں بھی چائنیز کام کر رہے ہیں اور ان پر جو پولیس ان کے لیے سیکورٹی کے لیے موجود ہے ان پر ان کو بالکل عدم اعتماد ہے، لہٰذا ان تمام پولیس اہلکاروں کو واپس بلا لیا جائے، اور جب تک انہیں مکمل طور پر کسی دوسری فورس کی سیکورٹی نہیں فراہم کی جائے گی اس وقت تک وہ کام جاری رکھ نہیں سکیں گے۔ لہٰذا تمام سندھ میں جتنے بھی چائنیز تھے انہوں نے اپنے کام تمام بند کر دیے ہیں، اور حکومت سندھ سے معذرت کی ہے کہ وہ پولیس کی سیکورٹی میں کام بالکل نہیں کریں گے جب تک انہیں فوج یا رینجرز کی سیکورٹی فراہم نہیں کر دی جاتی۔ تو ناظرین، 24 جون کے حوالے سے مکمل تفصیلات میں آپ کو آئندہ بلاگ میں بتاؤں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کون کون شرکت کرے گا، اور کون کون سے لوگ اب مزید مراد علی شاہ صاحب کے مقابلے میں امیدوار اس وقت وزارت اعلیٰ کے لیے موجود ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔